हाँ बच्चों, तो अब जो तुम्हारी नेक्स्ट यूनिट है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसलिए आज मैं पीरियोडिक टेबल के पास खड़ी हूँ। तो क्योंकि इसमें देखो मेन पीरियोडिक टेबल हमारे सामने रहेगी तो तुम्हें समझना आसान होगा। आज मैं जनरल करा रही हूँ, मतलब यूनिट की जहाँ से स्टार्टिंग है उसको हम नहीं कर रहे हैं, पर पूरी यूनिट को समझने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसे वो सब मैंने तुम्हें समझा रखी है 11th की जो 3rd यूनिट थी उसमें। तो जिनके पास अपनी कॉपी है, जैसे वंदना मुझे अपनी कॉपी दे गई है, तो वंदना अगर तुम चाहो थोड़े दिन के लिए लेना चाहो तो अपने पापा या किसी को भी भेजकर तुम वो कॉपी अभी बेशक मेरे से मंगवा सकते हो। 3rd यूनिट जो 11th की है उसको अगर तुम उसको एक बार अपनी पढ़ लोगे तो इस यूनिट को समझना तुम्हारे लिए और ईजी हो जाएगा। ठीक है, जनरल चीजें हैं, वैसे मैं उनको थोड़ा रिपीट भी कर दूंगी, यहाँ से हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो देख सकते हो कि ये हमारा जो पी ब्लॉक है, चलो अभी तो हमें इस ग्रुप की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा पी ब्लॉक है उसमें से ध्यान करो 13th और 14th ग्रुप हमने कर लिया था 11th में। वही मैंने तुम्हें बताया था कि 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप, ये चारों ग्रुप आएंगे तुम्हारे 12th में, और अब हम वहाँ आ गए। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स की यूनिट भी है तुम्हारी। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ज़्यादा मार्क्स की यूनिट और एक ये है सबसे ज़्यादा मार्क्स की। तो ये सबसे ज़्यादा तुम्हें मार्क्स भी दिलाने में हेल्प करेगी। अंडरस्टैंडिंग की यूनिट है, समझ में आ गई तो इसमें कुछ है भी नहीं, और नहीं समझ में आई तो फिर इसके नंबर भी समझना तुम्हारे हाथ से गए। ठीक है, तो इसलिए समझ के चलना है, और समझने के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक इसमें वही चीज़ हेल्प करेगी जो तुम ऑलरेडी 11th में कर चुके हो। ठीक है बेटा, देखो मैं फिर से थोड़ा थोड़ा रिपीट करूंगी, मैंने नोट्स में भी थोड़ा थोड़ा उस करके उसको लिखा हुआ है। ध्यान देना बेटा कि भाई जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ध्यान देना, ध्यान होगा ज़्यादातर बच्चों को, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब देखो 4 प्रॉपर्टीज हैं, उनका ट्रेंड विद रीजन तुम्हें पता हो तो बहुत सारी चीजें तुम्हारी यही आसान हो जाएगी। देखो पहला है एटॉमिक साइज। तो जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो साइज डिक्रीजेस, साइज हमारा क्या होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है, साइज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करता है ध्यान करो, देखो मैं बस यही को उठाती हूँ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जिसमें से हम ये चारों ग्रुप को करना है, वो करना भी नहीं है, बट साइज का ट्रेंड हम समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ जब हम चलते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना बेटा, सिंपल वाला कॉन्फ़िगरेशन में बनाओ इसका। इसका 2, 3 है, इसका 2, 4 है, इसका क्या है 2, 5 है ना नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का क्या है 2, 6 है, फ्लोरीन का क्या है 2, 7 है, और नियोन का क्या है 2, 8। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एक पीरियड में मूव करते हैं, जब हम ये पीरियड्स होते हैं ना, ध्यान देना बेटा, ऐसे चलते हैं तो ये पीरियड्स हैं, और ऐसे चलते हैं तो ये ग्रुप्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दीज आर द पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दीज आर द ग्रुप्स। ठीक है, तो जब हम पीरियड में, पहले हम पीरियड में ट्रेंड देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम पीरियड में इधर से इधर मूव करेंगे, सब करा चुकी तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में करा रखा है ताकि कोई 12th में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बट मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ। तो जब हम पीरियड में यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो देखो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है बेटा तो अंदर प्रोटॉन्स का नंबर भी बढ़ता है, क्योंकि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नंबर अगर बढ़ता चला जाएगा सेम जगह पर, देख सकते हो जब हम एक पीरियड में चल रहे हैं तो शेल सेम है, सब में दो 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 शेल ही है। ठीक है ना, तो जब सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे और अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे, अट्रैक्ट करने वाली चीजें बढ़ेंगी, तो धीरे धीरे वो क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे तो साइज छोटा होता चला जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो प्रोटॉन्स का नंबर अंदर बढ़ता है ना, और जो अपना इफेक्ट दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर ही बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। एक तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़े यहाँ, तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देंगे, तो वो ये मान लो न्यूक्लियस है। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है, समझ रहे हो। ये हमारा क्या है भाई, अगर यहीं यहीं इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, यहीं प्रोटॉन बढ़े यहीं इलेक्ट्रॉन बढ़े, पर इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और अगले उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़े, तो वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन को रोकेंगे।
ठीक है, तो उन्हें बात बता रखी है मैंने, इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले ही सिंपल समझेंगे हम। तो जब हम एक ग्रुप में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज हमारा क्या है, छोटा होता चला जाता है, क्योंकि एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है तो अट्रैक्शंस बढ़ती हैं। अट्रैक्शंस बढ़ेंगी तो वो क्लोज आएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस अट्रैक्शन को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस वर्ड बोलते हैं, कि प्रोटॉन का नंबर अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा इफेक्ट देता जा रहा है जो सेम ही जगह जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। समझ में आ रही बेटा बात? तो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और अगर हम ग्रुप में देखें तो साइज हमारा बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हर अगले एलिमेंट पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, समझ लो बेटा, जैसे बोरोन में 2 हैं तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का तो 283 होता है। तो जब एक शेल ही बढ़ गया तो क्या होगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देंगे और क्या होगा, साइज बढ़ता चला जाएगा। तो सिंपल बोलेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये याद रखना है बेटा। ठीक है, तो ये साइज देखा। नेक्स्ट देखो आयोनाइजेशन एनर्जी है। नेक्स्ट क्या है देखो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं इसको। तो इसको अगर हम देखें, जब हम पीरियड में चलेंगे ऐसे और ऐसे तो ये बढ़ती है, इट इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ठीक है, ये इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे चलेंगे तो साइज छोटा हो रहा है, जैसे जैसे साइज छोटा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है, द एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें उसे देनी पड़ रही है वो उसकी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। होती है ना बेटा? तो जितना एटम का साइज छोटा होगा, ठीक है, देख सकते हो ना, देखो बेटा, एक तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है न्यूक्लियस से और एक मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है न्यूक्लियस से। तो जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देने से निकल जाएगा। तो क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो ऐसे चलते हैं तो साइज छोटा होता है, तो यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है, तो बड़े में से इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी देने से ही निकल जाएगा और यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देने से निकलेगा। तो जब हम ऐसे चलेंगे तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह देते हैं हम उसको, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो खुद सोचो देखो बेटा कि ये एक छोटा है और एक ये हमारा क्या है, बड़ा, मतलब एटम है। ठीक है, तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, भाई बाहर से इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर जब ही तो आएगा जब उसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलेगी। तो छोटे एटम में उसको अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी, बड़े में अट्रैक्शन उसे कम मिलेगी। तो छोटे में जल्दी से आ जाएगा, तो छोटे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी और बड़े की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर आता है तो एटम अपने में से एनर्जी छोड़ेगा, क्योंकि उसको तो कुछ मिल रहा है तो अपने में से, तो उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेने के दौरान एटम जो एनर्जी निकाल देता है वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। समझ में आ रही बेटा बात? जब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तब एनर्जी हमें देनी पड़ती है और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो एटम खुद एनर्जी छोड़ता है। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो छोटा एटम जल्दी ले लेगा, छोटे एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी और बड़े एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। समझ सकते हो बेटा? तो यहाँ पर बड़े हैं, ऐसे चल रहे हैं तो छोटे हो रहे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, छोटे एटम की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं छोड़ेगा।
समझ रहे हो, क्योंकि ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा बाहर से। तो छोटा एटम लेता जल्दी है, देता नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है। तो छोटे की आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होती है, पर मतलब एकदम उल्टा है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने का मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आइए बेटा बात समझ में। तो जब हम अलोंग द पीरियड चलेंगे तो क्योंकि साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी, इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड, और ग्रुप में उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो बड़ा एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ठीक है, दे देता है जल्दी, लेता नहीं है, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड तो इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। सेम ही हमारी है एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर करने की क्षमता। जैसे हाइड्रोजन और HCl बने, तो कैसे बने? ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये उनका न्यूक्लियस है, ये दोनों ने देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, है ना भाई। इसको इसके पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक हाइड्रोजन का ले लिया, इसके पास एक था, समझ रहे ना बेटा, एक इसने क्लोरीन का ले लिया। तो इन्होंने आपस में इस तरीके से शेयरिंग करी एक एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा होगा? कौन उसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा? जिसका साइज छोटा होगा। देख सकते हो क्लोरीन का साइज क्योंकि हाइड्रोजन से छोटा होता है, तो ये ज्यादा इस्तेमाल करेगा, इस पे थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, और ये कम इस्तेमाल करेगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, तो वो भी छोटे एटम की ज्यादा होगी। तो देखो अब ध्यान से देखना, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इधर से इधर चलते हैं, तो साइज छोटा होता है, साइज डिक्रीजेज, और अलोंग द पीरियड साइज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों ही पीरियड में जब इधर से इधर चलते हैं तो इंक्रीज होती हैं, और ग्रुप में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो डिक्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये जनरल चारों प्रॉपर्टीज के ट्रेंड बेटा तुम्हें पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द पी ब्लॉक एलिमेंट यूनिट, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में?